अभी तक तुमने जितने भी डाउट एक्यूमुलेट किए थे ब्रह्मा, उन सभी चीज़ को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर तुम्हारे अभी तक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे के क्वेश्चंस तुम्हें फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, उनको तुम अटेम्प्ट कर लेना और अगेन अगर फिर से कोई डाउट अराइज होते हैं तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, बहुत ही सिंपल सा एक फैक्ट है, बल्कि इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट्स एक इंसान को समझ में आएंगे। सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ऑस्मोसिस क्या है। बोर्ड का एग्ज़ाम्स दे रहे हो, रट्टा सभी लोग मारते हो, डेफिनेशंस ट्यूशन्स में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सबको पता होती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। लेकिन जब क्वेश्चंस में अप्लाई करने की बारी आती है, हम सब की बुद्धि इंक्लूडिंग मी घास चरने जाती है। हम लोग एक सवाल के ऑप्शंस को देखकर, उसमें इन्वॉल्व हाई फंटोश फॉर्मूलेस को देखकर हम सवाल को ऐसा मान बैठते हैं कि अरे बाप रे, ये तो कितना भारी भरकम सवाल होगा, ये मुझसे बनेगा क्या। आधे से आधा 0 मार्क्स वहीं यही स्कोर करने के रीज़न है। अब जैसे तुम्हें अच्छे से पता है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि FeCl3 जब आपके K4 FeCN6 के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्लू कलर देता है। अच्छा ठीक है, ब्लू कलर देता है, बट वो ब्लू कलर देता क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से एक और फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन तुरंत फ्रेम हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन से एक जीके फैक्ट जो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो ब्लू कलर का प्रोडक्ट होता है। आपका सिंपली कैटायन एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि आपको जो K4 दिख रहा है वहाँ पे K4 की जगह Fe4 आ जाएगा, उसके बाद Fe और Cn ये C6 में और प्लस आपके पास बाहर आ जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर K वहाँ गया है तो वो चीज़ KCl हो जाएगी। रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यानी कि जो ब्लू कलर है वो इसकी वजह से दिखता है। अच्छा, अब ताकि ब्लू कलर ना बने, ताकि दोनों के बीच में रिएक्शन ना हो, इसीलिए बीच में हमने ये PQ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। ठीक है, इसीलिए बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन PQ लगाई है। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 12th स्टैंडर्ड की बुक के जब आप ये चैप्टर रट रहे हो तो आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, ये अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है? ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है ताकि वो उन अपने अंदर से क्या कर सके, फ्लो कर सके। बस ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपका ज़रूरी है। सॉल्वेंट म्हणजे कौन? मतलब पानी। ख़त्म। अब बताओ, K4 FeCN6 और FeCl3 ये दोनों के दोनों सॉल्यूट हैं, बराबर है। अब अगर ये सॉल्यूट है, इसका मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जब कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ना XY की तरफ जाएगा ना YX की तरफ जाएगा, और जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ जाएंगे ही नहीं तो मिक्स ही नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं कर बनेगा, ब्लू कलर नहीं बनेगा। सिंपल, ख़त्म बात। तो आंसर विल बी नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। अब उसमें जो लोग थर्ड ऑप्शन मार्क करते हैं उन लोगों की बुद्धिमत्ता की तो यार एक अलग ही लेवल है। लोग उसमें 1 और 2 के बीच में गलती कर सकते हैं। मैं तुम्हें मिस्टेक भी पॉइंट आउट करके बताती हूँ कि लोग देखो कैसे गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर करें तो वो लोग इसमें पहले उनका वेंटो फैक्टर निकालेंगे, ये मानकर कि 100% एसोसिएशन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पाई इक्वल टू आई, जैसे K4 FeCN6 में I की वैल्यू अगर 100% डिसोसिएशन में मानूँ तो I इक्वल टू N होगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 0.1 यानी कि 0.5 CRT होगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 0.04 CRT, मतलब CRT नहीं RTC, तो मैं पुट कर चुकी हूँ ना, सॉरी। फिर वो देखेंगे कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, वो देखेंगे। ये आप लोगों के लोअर प्रेशर की साइड है। अरे एक मिनट, ठीक है, वो ये देखेंगे कि ये आपकी लोअर प्रेशर की साइड है।
फिर उनके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। अच्छा, डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम, अब वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उनके दिमाग की लाइब्रेरी से डिलीट हो गया, ठीक है, वो आगे बढ़ जाएंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ, अब फ्रॉम अ रीजन ऑफ दो डेफिनेशंस क्रिएट होती हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एक ये भी क्रिएट होती है, एंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वाली भी क्रिएट होती है। उसके अकॉर्डिंग वो ये देखेंगे, अच्छा हायर कंसंट्रेशन इस तरफ है, ओ लोअर कंसंट्रेशन इस तरफ है, तो पार्टिकल इस तरफ फॉलो होगा, तो ब्लू कलर भी इधर बनेगा। अरे भाइयों बहनों, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूट तो पास ही नहीं हो सकते, चाहे कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, पास होता है मात्र सॉल्वेंट का पार्टिकल, और ये दोनों के दोनों महाराज क्या है, आपके सॉल्यूट है। अगेन एक डाउट कोई इंसान पूछ सकता है, मुझे कैसे पता कि ये दोनों सॉल्यूट हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखो, इसीलिए मुझे पता चला, ठीक है, कि ये कौन है, आपका सॉल्यूट है, क्योंकि एक्वस वर्ड आ गया ना, इसका मतलब क्या, दोनों को डिसॉल्व किया गया है, किसमें, पानी में, तो अगर उन दोनों को पानी में डिसॉल्व किया गया तो वो डेफिनेटली सॉल्वेंट रहा होगा, पानी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी तुम्हें ब्रह्मा वॉइस नोट के थ्रू बता चुकी हूँ, तो ये वाली चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, और ये बहुत ही यार उस वक्त भी तूने पूछा था, मुझे काफ़ी बुरा लगा था ये सवाल तूने पूछा है, तो अगर नहीं याद है तो जाके फिर से सुन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी सही है। इवन अगर मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी अगर रहूँ और अगर 11th स्टैंडर्ड में, तो मुझसे भी इस सवाल में मिस्टेक होने के 99% चांसेस थे। हाँ, डिपेंड्स कि मैंने कितना काम किया है, कितना मेरे, मतलब कंसेप्ट तो नहीं बोलने चाहिए, कंसेप्ट कई लोगों के क्लियर होते हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोगों से गलती हो सकती है। कैसे, हम ही पहले तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हम समझते हैं। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन, ये देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भारी भरकम वर्ड तुम्हारे सामने थाली में रख दिया गया ताकि तुम डर जाओ और इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ऐसा नहीं है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब आप समझ के रखो, 100% डिसोशिएशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, 100% डिसोशिएशन मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 1, और जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है तो आई और एन आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहो, सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये सेशन रिवीजन सेशन नहीं चल रहा है, ये डाउट रिजॉल्विंग सेशन चल रहा है, तो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसी के बेसिस में बातचीत कर रही हूँ। अब एन किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो माशाल्लाह उन इंसान के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो एक इंसान ना इसका एन निकालेगा, मैं भी निकालती, मैं इसको ऐसे ब्रेक करती, Na पॉजिटिव और आपका HSO4 निगेटिव, मैं कहती एक पार्टिकल, मैं कहती बाजू में एक और पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर 2, सो अकॉर्डिंग टू दैट माई आंसर वुड बी 2। अब मुझे नहीं पता वो कौन से ग्रह के लोग होते हैं जिन लोगों के इसमें आंसर 1/2 और जिनके इसमें आंसर 1/3 आ जाएगा, आई डोंट नो, बट मैं इसमें अगर होती तो मेरे से ये मिस्टेक हो जाती। बट एक जानकारी, एक छोटा सा जीके फैक्ट हमें फिर से पता होना चाहिए कि यही HSO4 नेगेटिव फर्दर ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, यानी कि नाउ यू हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, सो या करेक्ट आंसर वुड बी 3 नॉट 2, ये गलती होगी। सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 जो भी है ये, यहाँ पे गलती इसके डिसोसिएशन में होगी, और इसको एज अ क्या यूज़ किया जाएगा, टेरर, कि एक इंसान इस वर्ड को देखते बराबर ही क्वेश्चन छोड़ गए। कुछ है क्या छोड़ने लायक, बताओ। सीधा सा सवाल, जो भी 3 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का, जितने भी मार्क का MCQ हो रहा है, सीधा आपकी झोली में आके टपक गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम थोड़ा आखिरी में सॉल्व करेंगे, लिटिल बिट कैलकुलेशंस हैं। इस क्वेश्चन में भी मैंने तुझसे काफ़ी वॉइस नोट्स के वाया तेरे से बात करने की कोशिश की थी, बट कंप्लीट नहीं हो पा रही थी मेरी बातचीत, नो इश्यूज, हम लोग इसको अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थर्मोडाइनमिक्स से, यार ये भी तूने एज अ डाउट पूछा, ये भी बहुत दुखद चीज़ है। पहले तो आप कंसेप्ट समझो, बेसिक सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप जब कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, कि जब आप किसी एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हो, तो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी के ऐड कर देने से उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। देयरफॉर आप वो प्रॉपर्टी पढ़ते नहीं तो आप क्यों पढ़ोगे, राइट, आप नहीं पढ़ोगे ना। अच्छा, तो अभी हमें इतनी तो अक्ल है, क्योंकि सबसे पहले कोलोगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग यही पढ़ते हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, यही पढ़ते हैं हम लोग।
कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी आपकी ऐड कर दी जाती है एक प्योर सॉल्वेंट में, तो वो कुछ साइट्स ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसकी वजह से पहले जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे थे, अब उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होते हैं सॉल्वेंट के, जो कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है ना, तो सॉल्यूट तो वैसे भी नॉन वोलेटाइल है, बट जो सॉल्वेंट की सरफेस से पहले 100 पार्टिकल्स लेट्स इमेजिन 1 मिनट में इवेपोरेट होते थे, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी या सॉल्यूट के डल जाने की वजह से अब लेट्स से 1 मिनट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मात्र 60 इवेपोरेट हो रहे हैं। पार्टिकल्स अगर कम इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा कोलोगेटिव प्रॉपर्टी से फ़र्क पड़ेगा। तो इससे हमें ये सीख में, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड क्यों बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड इसीलिए बोला कि अगर मान लेते तुम में से कोई पगला है, गैस तेज कर दी, गैस तेज करने से बोलो क्या होगा, गैस तेज करने से बोलो क्या होगा, अरे आप उसको क्या दे रहे हो, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, तो पार्टिकल्स का मोशन रैपिड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप गैस कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा करोगे तो फिर वो एक और सेकेंड फिनोमेना हो सकता है इसके अलावा भी, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी मैक्सिमम कब होगी। देखो बेसिक एंट्रोपी की अगर बातचीत भी तुम्हें पता है बोर्ड लेवल की भी, तो इतना तो पता है कि एंट्रोपी मैक्सिमम गैस पार्टिकल्स के लिए होते हैं, मिनिमम सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होते हैं, मिड का रहता है आपका लिक्विड। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोडक्ट में फॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा आपकी डेल्टा एस की वैल्यू होगी, क्योंकि बेसिकली डेल्टा एस क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म इन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म इन द रिएक्टेंट साइड, बस यही है, खत्म। तो अब वो देखो बोल रहा है कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट होता और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का वेपराइजेशन करवाना पड़ता, तो देखो अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट होता तो उसके जब वो इवेपोरेट होता, जब वो वेपराइज होता, तो उसके वेपराइज होने वाली प्रोसेस में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है, उसके पार्टिकल मजे से इवेपोरेट करते, जितने करने हैं उतने करते। अब आपने उसमें क्या डाल दी, एक नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। तो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी चाहे इलेक्ट्रोलाइट डालो कि चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालो, आखिर है तो नॉन वोलेटाइल ना, खुद भी इवेपोरेट नहीं होगी और जो दूसरा इवेपोरेट हो रहा था उसको भी इवेपोरेट नहीं होने देगी, बराबर। मतलब तुम्हारे साथ एक ऐसा बेंच पार्टनर तुम्हारे बाजू में बैठता है जो खुद भी नहीं पढ़ता, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देता, तो ऐसे में होगा क्या, वो पार्टिकल खुद भी इवेपोरेट नहीं हो रहा है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, होने दे रहा है। तो ऐसे में पहले जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट हुआ करते थे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी के आने के बाद, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो डेल्टा एस भी आपका मैक्सिमम होगा वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट में। बस खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी चेंज विल बी सेम इन ऑल द अबव केसेस, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी सवाल देखो डिस्कस किए उसमें कहीं पे भी ऐसा हाई लेवल का दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में गिव रीजन होता है यार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बेसिकली ये जो गिव रीजन है, ये गिव रीजन आप लोगों की बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। मतलब जिस इंसान को बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है वो पता है, उसके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा पूड़ी है और कुछ नहीं। कैसे, यूजुअली जब हम छोटे होते हैं हमारे टीचर्स हमें इस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर मुझे भी कोई छोटे बच्चे को पढ़ाने को कहा जाए, फॉर एग्जांपल आप 10th में हो, मैंने अगर आपको 10th में केमिस्ट्री पढ़ाई तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज 100 डिग्री सेल्सियस एट विच द लिक्विड बॉइल्स, बस खत्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी अनलेस एंड अंटिल तुम 9th-10th से ही JEE वगैरह की तैयारी ना कर रहे हो। अगर आप सादा अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई भी यही बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाएगा। लेकिन जब आप 12th में आते हो, आप सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, आपके सोचने का, थिंक करने का जो फॉर्मेट होता है वो बदलता है। आप फिर सवालों को या बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझते हो कि जब हम लोग नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो तुम्हारी हीट एनर्जी सप्लाई करने से जो कंटेनर के अंदर में सॉल्वेंट होता है वो वेपर्स क्रिएट करता है, और उस वेपर्स का एक वेपर प्रेशर होता है, बराबर है, उस वेपर्स का एक वेपर प्रेशर होता है। और उस मतलब जैसे अगर तुम बैठे हो कमरे में तो तुम्हारे सर के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है ना, तो वैसे ही अगर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में मान लेते हैं आपका लिक्विड भरा है
और लिक्विड अगर वेपर्स क्रिएट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। बट ऊपर से तो एटमॉस्फेयर भी है, तो ऊपर से क्या लग रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जब आपका ये वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो 2 घंटे बाद हो, चाहे वो 3 घंटे बाद हो, चाहे वो 70 डिग्री पे हो, चाहे वो 100 डिग्री पे हो, चाहे वो 50 डिग्री पे हो, या चाहे वो 2 डिग्री पे हो, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके अबोव है सोल्यूशन के उस दौरान उसके अगर इक्वल हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसको इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि उस दौरान आपका टेम्परेचर 70 है कि 80 है, खत्म। थर्मामीटर डाल के देख लो, पता चल जाएगा, अच्छा भाई भी टेम्परेचर 80 है। तो यूजुअली हम हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 ATM मानते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस हम रखते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस को रख कर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम बताते हैं कि देखो इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे पानी को बॉईल होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो वी कॉल्ड इट एज 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट है। जस्ट लाइक हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच कैलकुलेट करते हैं और पीएच इक्वल टू 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 से 30 से 35 कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, क्या कम टेम्परेचर पे आप लैब में काम कर रहे हो तो उसका भी पीएच पे असर पड़ता है। अभी हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे उस चीज़ को, उसका भी पीएच पे फर्क पड़ता है। फिर पीएच आपकी 0 से 14 और 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं रह जाएगा, आपका न्यूट्रल पॉइंट भी शिफ्ट होगा ना, आपकी पीएच की रेंज भी शिफ्ट होगी। तो अगर मैं स्टैंडर्ड मान के चलूँ तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस उस 1 ATM प्रेशर के लिए माना जाता है। ठीक है, अब खुद सोचो, इमेजिन करो, अपने दिमाग से इमेजिन करो, इमेजिन करिए कि अगर प्रेशर 1 ATM से बढ़ाकर मैं 2 ATM कर दूँ। ठीक है, मान लेते हैं पहले आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो 1 ATM था और आपका जो नीचे का वेपर प्रेशर है मान लो वो 0.5 ATM था। तो आपके लिक्विड को सिर्फ उतनी ही हीट की रिक्वायरमेंट थी जिससे 0.5 उठकर किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। अब होता क्या है, आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 4 हो गया और लेकिन वेपर प्रेशर तो अभी भी 0.5 ही है। तो अब आपके वेपर प्रेशर को अगर आपके लिक्विड को यदि बॉईल होना है तो उसके 0.5 वाले वेपर प्रेशर को इक्वल होना पड़ेगा किसके, उस 4 के। अब एटमॉस्फेयर खुद को कम नहीं करेगा, आपको वेपर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा वेपर बनाओगे ज़्यादा हीट दोगे, ज़्यादा हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, क्यों टेम्परेचर बढ़ा, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करने के लिए नीचे से जो हम हीट दे रहे थे वो हमने इंक्रीज की ताकि मोर वेपर्स बने, मोर वेपर प्रेशर क्रिएट हो और दोनों आपस में इक्वेट हो सके। परंतु अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं हो गया 0.9 नहीं 0.7 कर लो इसको, तो अब आपको नॉर्मल कंडीशन में 1 ATM तक पहुंचना था। अब लेकिन आपका एटमॉस्फेयर बोलता है यार आज मेरा ना मूड थोड़ा अलग है, आज मैं अपनी वैल्यू 0.7 कर लेता हूँ। तो जब एटमॉस्फेयर अपनी वैल्यू 0.7 करेगा तब आपके वेपर प्रेशर को क्या उस 0.7 तक पहुँचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, टपाक से थोड़ा सा हीट दिया, 0.5 का 0.7 हुआ तो और टेम्परेचर दोनों प्रेशर इक्वल हुए और सब्सटेंस बॉयल होना शुरू हो गया। ये गेम होता है बॉइलिंग पॉइंट का। जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स में होते हैं तो वहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। तो ऐसे केस में आप जो कोई भी लिक्विड अगर बॉईल करते हो तो उस लिक्विड से जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होता है उस वेपर प्रेशर को बॉईल होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना पड़ता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होता है कि बहुत जल्दी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, इसीलिए चीज़ें जल्दी बॉईल होती हैं और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम आता है। तो क्यों वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम आया? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में जो नॉर्मल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM से भी क्योंकि क्या है, कम है। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। तो इसका क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ठीक है, अब अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से यार तो उसका वास्ता ही नहीं है। अगर किसी इंसान को कन्फ्यूजन होता तो 1 और 4 से होता, ये आप लोगों का गिव रीज़न भी है, प्लस ये चीज़ मैंने क्लास में भी समझाई है। इसमें ऐसी एक भी बातचीत तो मेरी ऐसी नहीं पाओगे कि जो मैंने क्लास में नहीं सिखाया है। कोई भी टॉपिक पढ़ाते वक्त मैं उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, यानी कि उसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ती कि आपको कल को उसके बेसिस पे सवाल नहीं बने। लेकिन एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे उस टॉपिक से, ये
दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कि आपने टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अब तुम्हें तो पढ़ा दिया गया है। दूसरा, पढ़ने के बाद क्या आपका दिमाग डिटेक्ट कर पा रहा है कि वो सवाल कैसे बनाना है। जैसे कि अभी तक अगर इस चीज़ को मैं छोड़ दूं तो अभी तक ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया जिसमें माथापच्ची हो। इवन क्वेश्चन नंबर 8 आपको जितना गंदा दिख रहा है ना, ये उतना गंदा है नहीं। क्यों नहीं है? मैथमेटिक्स के यार बंदे हो, इतना तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। m अप्रोचेस टू 0 है ना, मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो, यानी इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन इस भाषा का मतलब होता है इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। मुझको नहीं पता, मेरा भी तो मैथ्स है, मैं कोई बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना, कि मैथमेटिक्स नहीं आती, मेरे को भी ये चीज़ पता है। और इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब अल्फा इक्वल टू आपका 100% या फिर 1, और जब अल्फा बराबर 1 होता है तो आई इक्वल टू क्या होता है, n। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ऊपर से इक्वी मोलल सोल्यूशन बोला है, यानी कि दोनों की मोलैलिटी सेम होगी। अब अगर मैं बोलूँ अच्छा इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, तो क्या तुम नहीं निकाल लोगे? निकाल लो, ख़त्म हो जाती है बात, है ना, पूरी तरीके से। सो दिस आर द थिंग्स। आप फिर डेल्टा टी बी फॉर्मूला क्या होता है, आई होता है, राइट, आई इंटू कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन सॉरी एक और होता है ना, क्या नाम है उसका, के बी होता है, इंटू फिर क्या होता है आप लोगों का मोलैलिटी, अपॉन में आपने जो NaCl लिया है उसका आई, उसका के बी इंटू में मोलैलिटी। के बी कटेगा, क्यों? क्योंकि के बी सॉल्वेंट का होता है, और दोनों ही केस में सॉल्वेंट वाटर है, तो के बी तो सेम होना ही है, बराबर है। अच्छा, मोलैलिटी भी सेम होनी है, क्योंकि तो डायरेक्ट आई के रेशो लेने हैं आपको, डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन में क्या लेने हैं, आई के रेशो लेने हैं। और अभी अभी ऊपर के इसमें हमने पढ़ा है NaHSO4 में टोटल हमें लगता है कि 2 पार्टिकल्स क्रिएट होंगे, Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, लेकिन ये HSO4 नेगेटिव इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि आंसर आएगा 1.5। एक इंसान से गलती बस इतनी हो सकती है, वो NaHSO4 के पार्टिकल्स को 2 ले ले, NaCl के पार्टिकल को 2 ले ले, 2/2 1 कर दे, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन वो मार्क कर सकता है। बट ये दोनों पता नहीं कहाँ से करेगा वो, आई डोंट नो, हो सकता है कहीं ना कहीं से करे। तो इस तरीके से सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए, बचते हैं मात्र 2 सवाल, 11 नंबर और एक बचता है आपका 12वां नंबर। पहले 11वें को डिस्कस करते हैं, क्योंकि 11वें पे हम लोगों ने देखो ऑलरेडी काम आधे से ज़्यादा हम कर चुके हैं। इस पर तुमने काफ़ी आगे तक तुम अटेम्प्ट ले गए थे, आप भी आज से 2 हफ्ते पुरानी ये बात है। और उसके बाद 2 मिनट इसका नहीं है, चलो ठीक, कॉपी नहीं हो रही है, तुम्हें तो पता ही है ब्रह्मा आंसर क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट हम लोग अपने उसके सोल्यूशन में मूव करते हैं। आपके पास एक मोनोबेसिक एसिड है, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मतलब जो डिसोशिएट होने के बाद अपने अंदर से मात्र एक H+ निकाले। क्यों ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है? कल को अगर H2SO4 लेगा तो H2SO4 डिसोशिएट होने के बाद 2 टाइम्स ऑफ H+ बनाएगा ना, और अगर 2 टाइम्स ऑफ H+ बनाएगा तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके पास एक एसिड है HX, उसको आप डिसोशिएट करो, H पॉजिटिव और आपका X निगेटिव, ठीक है। अच्छा, बेसिक मोल एनालिसिस तो तुम्हें आती है, मोल कंसेप्ट सीखे हुए हो। आपको इस पर्टिकुलर HX की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.1। देखो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, तो मेरे पास मोलैरिटी, अगर मैं बात करूं मोलैरिटी ऑफ HX कितना दिया हुआ है, मोल्स ऑफ HX डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HX इन लीटर, तो मोलैरिटी 0.1 है। वॉल्यूम को मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था 1 लीटर अज्यूम कर लो, तो यहाँ से तुम्हें मोल्स ऑफ HX मिल जाएंगे। कितना आ गया आपके 0.1 मोल्स। HX के मोल्स निकाल के मुझे क्या मिला, मैं मोल एनालिसिस लगा सकती हूँ, ठीक है। ये आपने बेसिक मोल कंसेप्ट में सीखा है, मोल कंसेप्ट में मोल एनालिसिस, ठीक है। मोल एनालिसिस मैंने यहाँ पे लगाया। मोल कैसा रहता है, 1 का 1 बनेगा, 1 का 2 बनेगा, 1 HX से 1 H पॉजिटिव बनेगा, ये सारी कैलकुलेशन। तो अगर HX के आपके पास 0.1 मोल्स है, तो आपके पास ये जो आपका H पॉजिटिव है उसके मोल्स भी 0.1 होंगे, और ये जो X नेगेटिव है इसके मोल्स भी आपके पास 0.1 होंगे, बराबर है। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऐसा सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बराबर।
अच्छा, अब अगर मैं इन्हीं मोल्स को इनके वॉल्यूम से, ये भी क्या है, ये मोल्स है ना, अब अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं इन्हीं मोल्स को इनके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, जो कि हमने 1 लीटर अज्यूम किया है, तो 1 लीटर से डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो मेरी कंसंट्रेशन रहेगी। वो क्वांटिटी मेरी क्या रहेगी, कंसंट्रेशन। यानी कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो H प्लस आयन क्रिएट हुआ, उस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी रहनी चाहिए, 0.1 मोलर, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट क्वेश्चन वाले ने हमें कुछ और भी दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है। क्वेश्चन वाले ने हमें क्या दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है किसका, एसिड का, कितना, 2। किसका दिया है, पीएच एसिड का कितना, 2। तो अभी देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम भी जानते हो, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड, यानी कि HX। तो ये हमें क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। आइडियली 0.1 कंसंट्रेशन भी दी है और आइडियली उस एसिड का पीएच भी दिया है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटली जब आपने क्या किया, उस एसिड का पीएच निकाला, तो आपको पीएच की वैल्यू मिली 2, जिससे मैं कैलकुलेशन करके 10 की पावर -2 एंटी लॉग लेकर मैं ये निकाल लूँगी कि HX की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो यानी कि मेरे पास HX की कंसंट्रेशन कितनी आई, 0.02, सॉरी 0.01। अब यही वो स्टेप थी जहाँ ब्रह्मा अटक गया था और मैं उसको आगे बता नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त मैं भी किसी और चीज़ में बिजी थी और मेरे पास उतना वक्त नहीं था बताने का। तो देखो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है कि ये भी HX की कंसंट्रेशन, ये क्या दिख रहा है, ये भी आपके HX की कंसंट्रेशन। अब दो HX की कंसंट्रेशन कैसे, उसने यही डाउट पूछा था एग्जैक्टली, आप कैसे, आप आगे क्या। तो देखो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.1 आपको दिया है, बट जब आपने मतलब आपने बोला कि मैडम मैंने 0.1 कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना लिया है, आपकी लैब टीचर ने कहा कि जाओ पीएच मीटर पे जाओ, पीएच मीटर डिप करो, पीएच कैलकुलेट करो और पता लगाओ कि एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी है। आपने जो बनाई है डिज़ोल्व करके, सॉल्यूट और पानी को डिज़ोल्व करके, ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा बनाई हुई कंसंट्रेशन सेम हो, मतलब बराबर हो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सेम हो। जो आप बोल रहे हो कुछ फैक्टर्स हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, कुछ एरर हो गई हो, थोड़ा 19-20 हो गया, कुछ कम बनाओ। तो आपने जब रियलिटी देखी तो रियलिटी में आपका HX तो सिर्फ 0.01 का है, मतलब आप उम्मीद कर रहे थे कि 0.1 का होगा, बट है तो कितने का, 0.01 का। तो इस चीज़ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा का मतलब होता है आपकी रियलिटी कितनी है डिवाइडेड बाय आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। फिर हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है। क्यों निकालना है, वेंट ऑफ फैक्टर आई तो काम करेंगे ही ना, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं बोला गया है तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना ही है, मतलब निकालना ही है। क्या होता है, अल्फ़ा -1 अपॉन n-1। अल्फ़ा की वैल्यू 0.1, एन की, एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ शायद कोई गड़बड़ कर दी है। देखो n माइनस n मतलब कितने का मतलब होता है, पार्टिकल्स तो आपके दो ही क्रिएट हो रहे, एक क्रिएट हो रहे। अगर आप डाइबेसिक एसिड लेते हो तो 2 टाइम्स H पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फर्क पड़ता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपके 2 - 1 एक ही रहेगा। ऊपर ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, फॉर्मूला आई थिंक शायद अल्फा यहाँ आता है, I-1 यहाँ आता है, ठीक। तो अल्फा इक्वल्स टू I-1, ये ऐसा रहता होगा, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्योंकि मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा। अल्फा यानी कि 0.1, I-1, आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1.1, ये आई की वैल्यू आई। अभी इस कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, इतनी रामायण कथाएं हमने किसके लिए लिखी, आई के लिए लिखी। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, आर और टी को रहने दो वैसे का वैसी। आई की वैल्यू आई है 1.1, कंसंट्रेशन आपको पहले से दी हुई है 0.1, ये ले लो 0.1। अब बोलोगे मैडम इसमें तो ना वो लॉग वाला कंसंट्रेशन जो निकला था आपने वो क्यों नहीं पुट किया। अरे भैया वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको जो रियलिटी में दिया वो लिखो। तो ये 0.11 RT, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आया, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो 11वां वाला डन। अब सिर्फ 12वां बचता है। देखो 12वां वाला सवाल ना कुछ हद तक आप कह सकते हो घुमावदार है, एक इंसान को घुमाएगा, बट वो ईजी है। थोड़ा सा आपको पहले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की समझ होना,
कई पगलों के हिसाब से ये दोनों ही क्लोरीन Cl नेगेटिव, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो कभी भी आपका टूट कर बाहर नहीं आता है ना। अच्छा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर एक ही Cl लिखा है तो सिर्फ एक ही Cl नेगेटिव बनेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स को अगर आपने डिसोशिएट किया तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ एक ही Cl नेगेटिव बनेगा। कई लोगों को लगता है ना कि अरे दो दो Cl बनने चाहिए क्योंकि टोटल फार्मूले में दो दो है, ऐसा नहीं होता है। जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की एंटाइटी होती है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, कभी भी अपने डिसोशिएट नहीं होती, तो एक ही Cl नेगेटिव बना। बट अगर आपके पास 2 मोल्स दिए, अगर इसके 2 मोल्स दिए और अगर मैं मोल मोल एनालिसिस लगाऊं तो ये भी कायदे से 2 मोल बनना चाहिए फिर तो। बट ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब आपको अल्फा 100% दिया है। क्या इस क्वेश्चन में अल्फा 100% दिया है? डाउट। क्या दिया है? अज्यूम नहीं कर सकते कि अल्फा 100% दिया होगा, अज्यूम नहीं कर सकते। फिर क्या करें? तो मान हमको निकालना है। कैसे निकालें? मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा आपका कुछ ना कुछ अल्फा है। अच्छा चलो ठीक है, क्या करूँ उस अल्फा का? मैं उस अल्फा का ये करो कि आपको फॉर्मूला यूज़ करो। देखो इस क्वेश्चन में आपको RLVP दिया हुआ है 0.5। RLVP का फॉर्मूला क्या होता है? जिन्होंने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ने पता होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब बेसिकली होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यही होता है ना। RLVP आपको दिया हुआ है 0.5। सॉल्यूट के मोल्स कितने दिए हुए हैं? देखो 2 अपॉन में सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के टोटल मोल्स का एडिशन। अब यहाँ पे तुम 2 और 3 को ऐड करके मजे से लिख दोगे 5, ऐसा मत करना। इसी स्टेप में आप अपने अल्फा को इंट्रोड्यूस करवाओ, इसी स्टेप में आप अपने अल्फा को इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर आपने इसी स्टेप में अल्फा को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, इसी स्टेप में मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे न्यूमरेटर में, तो जब न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे तो बाजू के ब्रैकेट में आप ये भी लिखो कि देखो भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट तब लिखती थी मैं, या मैं तब लिखता था जब मेरे पास डिसोसिएशन 100% होता था। अभी मेरे पास डिसोसिएशन 100% नहीं है, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि कितना है ना, मुझे पता भी नहीं है कि कितना है। तो ऐसे में आप कैसे उसके बाजू की जगह को खाली छोड़ सकते हो? आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, अपने अल्फ़ा के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ देनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो ऐसा होगा, जो भी आपके मोल्स हैं 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा, सिर्फ सॉल्यूट में लिखेंगे, प्लस सॉल्वेंट आपका वैसे का वैसे। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 3। इसको सॉल्व करो, तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी। अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस की, अब तो करनी तो पड़ेगी कैलकुलेशंस, कहीं खिचड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखो 0.5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 3। कैलकुलेशंस कर लो। ये भगवान, 0.5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फ़ा। तो 2 इंटू 5 ये हो गया 10 और वो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया 1 और -2 -1 यानी कि 0.5 इक्वल टू 1.5 अल्फ़ा। सो पॉइंट कट गया, 5/115 यानी कि 1/3 यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/3। एक बार चेक कर लेना, हाँ मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात के 2 बज रहे हैं, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो एक बार अल्फ़ा की वैल्यू चेक कर लेना। लेट से मेरी अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं 1/3 आ गई। अब ऐसे केस में हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या हमें फॉर्मूला ये यूज़ करना है कि आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि 100% डिसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फ़ा बराबर 1। तो यहाँ तो अल्फ़ा बराबर 1/3 आया है, मतलब डिसोसिएशन सिर्फ 1/3 हुआ है। तो यानी कि अगर आपके पास उस कॉपर वाले के 2 मोल्स दिए थे और उससे Cl आपका 2 मोल्स बनता भी, अगर आपको 100% डिसोसिएशन दिया होता तो
बट आपको तो यहाँ पे डिसोसिएशन मात्र कितना दिया हुआ है, आपको तो डिसोसिएशन यहाँ पे सिर्फ 1/3 दिया है। तो 1/3 अगर होगा, अगर डिसोसिएशन 1/3 होगा तो पार्टिकल्स कितने बनेंगे। आई थिंक इतनी बेसिक यूनिटरी मेथड वाली आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी डाउट्स है ब्रह्मा मैंने बता दिए हैं। अब मैं तुम्हें सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ की शीट फॉरवर्ड कर देती हूँ, बस वो काफ़ी है। ठीक है, ओवर करते हैं इसे फिर अभी। और अगर कोई डाउट्स हो तो फिर उसको बताना, मैंने आंसर की शेयर कर दी है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो बताओ, और जो भी होगा मैं एक साथ इसी तरीके से पूरा शेयर कर दिया करूँगी वीक टू वीक।